नमस्कार, आप सभी का जो इस समय हम सबसे जुड़े हुए हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि अभी आपने देखा, पुलिस महकमे में सुधार की कितनी संभावनाएँ हैं, इस संदर्भ में चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन ये चर्चा क्यों करने वाले हैं? पहले ये हम सबको समझ लेना बहुत आवश्यक है। जब अभी आपने एक प्रस्तुति छोटी-सी देखी, उसमें आपने सबसे पहले एक चेहरा देखा। वो चेहरा है स्वर्गीय श्री राजेंद्र पुनेठा जी का। राजेंद्र जी मेरे लिए मेरे प्यारे अंकल वो मुझको अपना तीसरा बेटा कहते थे हमेशा। अ, उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं अ, श्री अनुराग पुनेठा, वो मेरे मित्र हैं और आज करीब 2 दशक हो रहे हैं मेरी मित्रता को उनसे। हर एक थिक एंड थिन में वो मेरे साथ रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि जैसा अंकल की शख्सियत को मैंने समझा, अनुराग के घर आते-जाते अंकल से मिलते हुए उनसे बात करते हुए, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थे कनकरेंट इश्यूज़ को लेके, उन इश्यूज़ को लेकर जो हम सबको रोज़-बरोज़ की ज़िंदगी में छू कर जाते हैं, जिनको हम कहते हैं इंसानियत का, आज के दौर का, हमारे समाज का सरोकार। लेकिन ये बहुत वज़नी शब्द होते हैं। असल में देखिए तो इसको बहुत सरलता से अगर आपको समझना हो, आप जब बाहर निकलते हैं आपको कई तरह की आशंकाएँ और अंदेशे जब घेरते हैं ये मानव स्वभाव है कि जब वो बाहर जाता है, कुछ असुरक्षा भी होती है। तो सबसे पहले हमको जिस बात का अवलंब होता है, सहारा होता है, वो होता है वर्दी का। हमारे आस-पास अगर कोई पुलिस वाला दिख जाए, तो फ़ौरन ही हमको शांति मिलती है। अगर हम क्रिमिनल सब्सटेंस नहीं है, तो अगर हमारे अंदर कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं है, तो हमारे यहाँ हमारी सोच में कुछ ऐसा आपराधिक नहीं है, तो और अगर ऐसा है, तो हमको डर लगता है उसे देखकर। तो बहुसंख्य लोग समाज में ज्यादातर कुछ एक को छोड़कर पुलिस को देखकर राहत महसूस करते हैं। लेकिन ये राहत शब्दशः क्यों इसकी तर्जुमानी नहीं हो पाती लोगों की जिंदगी में? इस बारे में अंकल हमेशा सोचा करते थे। ये भी कहा करते थे कि रिफॉर्म को लेकर बहुत जल्दी कुछ किए जाने की जरूरत है। हिंदी, उर्दू क्योंकि उर्दू में उस जमाने की तहरीरें बहुत लिखी जाती थीं, तो अंकल ने उर्दू में भी अपने आप को बड़ा सिद्धस्त कर लिया था। तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों में ही बात करते थे और हम लोगों का बहुत ज्ञानवर्धन होता था, ना सिर्फ भाषा के हिसाब से, बल्कि इस हिसाब से भी कि विषय को समझने को के लिए मिलता था। तब हम लोग चलते-फिरते सुन लेते थे, उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, इन चीज़ों से सरोकार बढ़ा, चीज़ों को और करीब से जाना, समझा तो लगा कि वो कितनी महत्वपूर्ण बातें करते थे। और मीडिया में होने के बाद क्योंकि हम इन विषयों पर चर्चा करते रहे हैं, अभी जिन मेहमानों से मैं आपको मिलाऊँगा, उनमें से कई मेरे साथ कई कार्यक्रमों में चर्चा के दौरान शामिल रहे हैं मीडिया के प्रोग्राम्स में। तो उनके साथ आज अ, अंकल की स्मृति के दौरान जब ये चर्चा होने वाली है, तो ये बहुत प्रासंगिक लगता है और मुझको लगता है यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी क्योंकि आज वार्षिकी है अंकल की। आज उनको हमारे बीच से गए हुए 1 साल हो गए। आज पुण्यतिथि है उनकी। इस मौके पर मैं राजेंद्र जी के बेटे अनुराग का भी बहुत साधुवाद करूँगा कि अपने पिता को श्रद्धांजलि देने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। उनके देखे हुए सपने को उनके जाने के बाद भी साकार करने की दिशा में वो प्रयासरत हैं और इसके लिए उन्होंने लोगों को जोड़ा। श्री राजेंद्र पुनेठा स्मृति के साथ-साथ इंडियन पुलिस फाउंडेशन भी इसके साथ जुड़ी। इसके लिए उनका भी बहुत साधुवाद और कृतज्ञता ज्ञापित मैं अनुराग की तरफ से शुरुआत में ही कर देता हूँ। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ उन मेहमानों से जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस हमारे लिए, हम सब के लिए, हम आपके लिए किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाला महकमा रहा है और पुलिस जिस मंतव्य के साथ ये महकमा बनाया गया, क्या वो मंतव्य पूरा हो रहा है? और अगर नहीं, तो बाधा कहाँ है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए मैं मेहमानों से आपका परिचय कराता हूँ। सत्यपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं, पुलिस महकमे में शीर्ष तक पहुँचे, पुलिस महकमे को बहुत अच्छे से जानते हैं वो। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश सिंह जी। प्रकाश सिंह जी स्वनाम धन्य जब पुलिस रिफ़ॉर्म की बात आती है, तो उनकी तारीखी लड़ाई 22 सितंबर 2006 हर कोई ज़िक्र करता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी करीब 10 साल पुरानी लड़ाई को आखिरकार कल्मिनेट करते हुए ये कहा कि सभी राज्य सरकारें इस बारे में जल्द कुछ करें। लेकिन देखने को ये मिलता है कि उसमें खानापूर्ति ही हुई। कंटेम्प्ट के संदर्भ में भी चर्चा हुई लेकिन लगता नहीं है कि वो भी कभी हुआ वरना अगर वो हुआ होता, तो फिर रिफॉर्म्स जल्दी-जल्दी अपने सही स्पिरिट में लागू होने शुरू हो गए होते। उनसे भी मैं चर्चा करूँगा, बहुत स्वागत है आपका भी सर। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री राजीव कृष्ण जी, जो कि सर्विंग पुलिस ऑफिसर हैं और अभी एडीजी के तौर पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सर बहुत स्वागत है।
सर्व करते हुए अभी आप क्या देख रहे हैं मौजूदा परिदृश्य में, वो आपसे जानना, ये हमारी उत्सुकता रहेगी। और इसके अलावा के गौतम अंकल भी हमारे साथ, के गौतम सर भी, उनको भी मैं गौतम अंकल ही बोलता हूँ क्योंकि वो अनुराग के बहाने ही उनसे मिलना हुआ और फिर कई बार उनसे कार्यक्रमों में भी मिलना हुआ। हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहे हैं, हौसला बढ़ाते रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। तो एक बार पहले अंकल को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जलाई हुई लौ जो उनके तमाम साथियों के साथ वो जला रहे थे, और उस लौ को और प्रज्वलित करने वाली वो शख्सियतें जो हमारे साथ सामने बैठी हुई हैं, जिन्होंने उस बात को और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया है। तो सबसे पहले राजेंद्र अंकल को मैं प्रणाम करता हूँ और इस प्रार्थना के साथ एक बार खुद को याद दिलाते हुए, असल में जो गीता ने कहा है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है। तो आज वो भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से, और इस बात पर संतुष्टि महसूस करेंगे कि उनका बेटा वो कदम उठा रहा है जो उनके मुताबिक उनको उठाने चाहिए थे अनुराग को। तो अनुराग, आपको भी साधुवाद। अनुराग से परिचय आपका करा दूं। अनुराग को भी फ्रेम में लाएं प्लीज। अनुराग पुनेठा, राजेंद्र पुनेठा जी के बेटे और मेरे मित्र। ये मेरे ऐसे मित्र हैं जिनसे दिल की किताब का हर पन्ना मैं खोलकर साझा कर सकता हूँ। और आज जब मैं इस कार्यक्रम में जुड़ने वाला था तो एक मेरे सामने थोड़ी सी कह लीजिए असमंजस था। वो ये कि मैं एक संस्थान में सेवाएं देता हूँ और एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ हूँ। तो मेरे सामने एक सवाल था जो एथिकली मैंने खुद से पूछा, लेकिन फिर मैंने ये पाया कि मैं अंकल की श्रद्धांजलि के मौके पर जुड़ रहा हूँ और ये मेरे परिवार का कार्यक्रम है, तो जाहिर है मुझ पर वो बंदिशें लागू नहीं होती। क्या अनुराग आ सकते हैं फ्रेम में प्लीज? अनुराग को एक बार लाएं और उसके बाद मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूँ। और अगर कोई तकनीकी दिक्कत है तो फिर मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ। जी जी जी। अनुराग से मेरी आज सुबह चर्चा हुई, तब वो हवन पूजन कर रहे थे। पिता को लेकर सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पिता एक शब्द से ज्यादा एक एहसास है। और अनुराग, मैं क्या कहूँ, मतलब आप आज के दिन जो महसूस कर रहे होंगे वो भी 1 साल होने पर वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन दूसरे में ये समझ रहा हूँ कि आप कितना सार्थक आपने कदम ये उठाया है इसके लिए। और मैं अपना आपका मित्र होने के नाते खुद पर भी गौरव कर रहा हूँ कि मेरे ऐसे मित्र हैं। आइए मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले सत्यपाल सर को मैं आमंत्रित करूंगा। सत्यपाल सर ने, क्योंकि व्यवस्थापिका में रहते हुए भी और कार्यपालिका में रहते हुए भी चीजों को अंदर बाहर से देखा है, तो सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सर, रिफॉर्म एक ऐसा शब्द बन गया है जो हम लोग सुनते हैं, लेकिन कितना विचार इस पर हुआ है समग्रता के तौर पर, और कहाँ पहुंचे हैं हम, कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो दिनेश गौतम जी, मैं आपका, अनुराग जी का, आप आईपी इंडियन पुलिस फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मैं हमारे बहुत ही प्रेरणा के स्रोत आदरणीय श्री प्रकाश सिंह जी को सादर प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने ये पुलिस सुधारों का जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, ये विशेष रूप से उन्हीं का प्रयत्न था और उसके बाद वो लगातार इस बात में लगे हुए हैं। देखिए, ये बात सही है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। 7 शेड्यूल के उसमें शेड्यूल से उसमें से हम बोलते हैं वो में आता है, स्टेट पुलिस में आता है। और लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए। पहले अंग्रेजों के जमाने में 1860 में सबसे पहले पुलिस कमीशन बना, और उसके बाद भारतवर्ष में भी आजादी के बाद धर्मवीरा जी से 1978 से 80 में जब हम लोग पुलिस सर्विस हम लोगों ने ज्वाइन किया, आईपीएस को ज्वाइन किया, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि पुलिस में सुधार होगा। उसके बाद में कई कमेटी बनी, उन बातों में ज्यादा मैं उनकी डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझको लगता है, और मैं जब सर्विस में था तब भी मैं इस बात को कहता था, हम लोग इस बात को ये जरूर कहते हैं कि पॉलिटिकल विल चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए पुलिस सुधारों के लिए, क्योंकि पुलिस सुधार, मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र का मूल है। और लोकतंत्र की जरूरत ये है, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं अंग्रेजी में, कि हम लोग गरीबों के अधिकारों की रक्षा कर सके। हम गरीबों को, कमजोरों को, उनको जो सही से न्याय दिलवा सके, उनको इंसाफ दिलवा सकें, हम लोगों के, अच्छे लोगों की हम लोग रक्षा कर सकें। और हम लोग जो है चौमुखी, जो जिसको वेलफेयर की बात करते हैं, विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, वो बिना अच्छी पुलिस के संभव नहीं है।
ये सब लोग जानते हुए भी, चाहे हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स रहे हों जो जितने भी पॉलिटिक्स में हैं, या हमारे दूसरे जो लोग, सब इस बात को कहते हुए भी इसके बीच में जो सबसे बड़ा जो है ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ी जो दीवार खड़ी हुई है, जब मैं सर्विस के अंदर था तब भी मैं इस बात को कहता था कि सबसे बड़ा रोड़ा अगर किसी ने अटकाया है तो जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसको जो है इसको आईएएस लोग भी बोलते हैं, वो सबसे बड़ा रोड़ा इसके अंदर इन्होंने अटकाया है। और आप लोग, इसमें एक उदाहरण मैं देता हूँ, यूपी जो है इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी में जो है आज से 30 साल पहले, 30 से भी ज्यादा हो गए, जब कानपुर में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की बात आई थी, लेकिन अब तक जो है 1.5 साल पहले तक उन लोगों ने बनने नहीं दिया। उनको इस बात के कह के कहते कि पुलिस, पॉलिटिशियन को इस तरह से समझाया जाता रहा, अरे तो पुलिस स्टेट बन जाएगा, आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे पुलिस को जिस तरह से आप यूज करते हो। लेकिन असली बात ये पॉलिटिशियंस की नहीं है। मुझको लगता है कि असली बात जो है, जिन लोगों को लगता है कि उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, उनकी पावर खत्म हो जाएंगी, ये ब्यूरोक्रेसी है जो इस बात को नहीं होने देती। और समाज हमारा इस बारे में सोया हुआ है। समाज में जो जागृति चाहिए, जो जागरण चाहिए कि अगर अच्छी पुलिस होगी, मैं तो कई बार अपने आईएएस मित्रों को भी कहता हूँ, भाई आज हमेशा के लिए आप सर्विस के अंदर नहीं हो, आप भी कल को रिटायर होंगे, आपके बच्चे भी हो सकते हैं पुलिस के अंदर नए आए। अगर हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम लोग एक अच्छा विकास देश का देखना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके, तो हमें पुलिस चाहिए, अच्छी पुलिस चाहिए। एक ऐसी पुलिस जो ईमानदारी के साथ काम कर सके, जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून के हिसाब से काम कर सके, ऐसी पुलिस सुधारों की इस देश को जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से 2006 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, उसके निर्णय के बाद भी इसमें जो हमको सुधार चाहिए तो आज तक नहीं हुआ है। इधर उधर कागज पे जरूर हुआ है। कागज पे हम लोगों ने स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बना दिए, हम लोगों ने पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बना दिए, हम लोगों ने जो है, जिसको हम बोलते हैं कि 2 साल का हमको टेन्योर चाहिए, कई जगह इस बात को आया है। लेकिन ईमानदारी के साथ अगर हम कहेंगे तो मैं कहना चाहिए कि 100 में अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा कि 10% बातों को मुझे लगता है हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया होगा। 90% अभी भी हम लोग जो है इस बात को करने में नाकामयाब हुए हैं। 90% हम करने में अभी तक नाकामयाब ही रहे, 10% लागू हुआ। इसको दोनों ही तरफ से आप देख सकते हैं कि चलिए 10% तो लागू हुआ। हमारे देश में जब कई मामलों में हम देखते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मसला होता है, तब इतना तो हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। और जाहिर है जो दिखाई दे रहा है, सत्यपाल जी ने जो बताया वो ये बताया कि विल पावर की कमी है। और विल पावर क्यों ओरिजिनेट नहीं हो रहा है? क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? सत्ता को अपने हाथ में रखना है। सत्ता को हाथ में कौन रखना चाहता है? एक लॉबी रखना चाहती है। वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाली लॉबी अपने हाथ में क्यों रखना चाह रही है? ऑब्वियसली क्योंकि पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल एंटिटी है, वो ये चाहती है कि ऐसी ऐसी व्यवस्था बनी रहे। प्रकाश सिंह जी के पास अब मैं चलूंगा। प्रकाश सिंह जी, रिफॉर्म्स के मामले में लड़ाई लड़ने के हिसाब से एक पर्याय माने जाते हैं, एक मशाल माने जाते हैं। प्रकाश जी, इतनी लंबी लड़ाई, इतने सारे व्यवधानों, अड़चनों, और एक तरीके से कह लें कि ये तो आप पहाड़ से टकराए हैं, उसके बाद ये जो रास्ता बना है ये काफी है? 10% ही और होता जाएगा धीरे धीरे काम, या कई बार आप डिसअपॉइंट होते हैं? धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। इस विषय पर पुलिस संभावनाएं एक ऐसा विषय जो मेरे दिल के बहुत पास रहा है और जिसके लिए मैं बराबर संघर्ष करता रहा हूं। इस विषय पे बोलने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और सभी सहयोगी जो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं उनको नमस्कार करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि आखिर हम पुलिस सुधार चाहते क्यों हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं साहब आप पुलिस सुधार क्यों बार बार इसके लिए कुछ न कुछ कहते रहते हैं। आखिर ठीक ही चल रहा है, व्यवस्था ठीक ही चल रही है, ब्रिटिश सरकार ने एक अच्छी खासी पुलिस बना रखी थी, उसको चलाते रहिए। और अफसोस तो तब होता है जब कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी ये बात करते हैं कि प्रकाश ये तुम काहे को ये सुधार उधार कर रहे हो, सब ठीक तो चल रहा था। तो हमें देखिए गहराई में अगर हम इस विषय के जाएं तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हमें एक आधुनिक भारत का निर्माण करना है, भारत को एक प्रगति के रास्ते पे ले जाना है, एक आधुनिक भारत तभी बन सकता है जब हमारी पुलिस भी आधुनिक हो, अपनी सोच में आधुनिक हो, अपनी कार्यशैली में आधुनिक हो,
जो संस्थागत परिवर्तन चाहिए वो भी आधुनिक प्रकार के हो जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम एक कॉलोनियल पुलिस एक हमारे गले में चक्की की तरह लटकी रहेगी और हम देश को जो वो दिशा नहीं दे पाएंगे और देश में वो प्रगति नहीं हो पाएगी जिसकी हमें अपेक्षा है और जिसका हम सपना देखते हैं। अगर इसको हम और थोड़ा विस्तार से समझाएं, मैं तो कहता हूं कि इस देश में अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चलती रहे या यूँ कहिए कि बची रहे, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम पुलिस सुधार ले आएँ। क्योंकि अगर पुलिस सुधार नहीं हुए तो हो क्या रहा है? देखिए आज की तारीख में अगर आप पिछले 3-4 जनरल इलेक्शंस उनका सर्वे देखें तो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या पार्लियामेंट में बढ़ती ही जा रही है। इस समय कुछ 42-43 पहुँच चुकी है। तो सवाल ये है कि यह लोग अगर पार्लियामेंट में काबिज हो जाएंगे तो ये देश को क्या दिशा देंगे और ये पुलिस से कैसे काम कराएंगे? आखिर आपने आज की तारीख में पुलिस को शासकों के अधीन रखा है और जब शासन में ही गलत व्यक्ति बैठ जाएंगे जिनके आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? पुलिस को भी गलत दिशा देंगे। और जिन लोगों को पुलिस चाहती तो यह है कि उनको हथकड़ी डाल के लॉकअप में डाल दिया जाए और जेल भेज दिया जाए, उनको अगर पुलिस को सलाम करना पड़े और उनका हुक्म मानना पड़े तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? कागज पे डेमोक्रेसी भले हो पर डेमोक्रेसी का एक दिन जनाजा निकल जाएगा अगर आपने पुलिस में सुधार नहीं लाए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपडेट नहीं किया, मॉडर्नाइज नहीं किया तो डेमोक्रेसी इस देश से खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आप हम आर्थिक प्रगति की बहुत बात करते हैं और आर्थिक प्रगति के माने में थोड़ा गर्व भी करते हैं कि इतनी सारी जो पैंडेमिक हुआ, कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकंड वेव आई, फिर भी इकोनॉमी हमारी थोड़ा आगे बढ़ती ही जा रही है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज की तारीख में देखें तो एक रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गए हैं। इस पर हम गर्व करते हैं। तो आखिर ये आर्थिक व्यवस्था जिसका हम निर्माण कर रहे हैं इसको भी अगर हम चाहते हैं कि ये न केवल बची रहे बल्कि और आगे बढ़ती रहे तो इसके लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। कोई भी निवेश देखिए जब देश में होता है तो आदमी ये सोचता है कि भाई हम निवेश तो कर रहे हैं पर ऐसी जगह निवेश करो जहां हमारा धन भी सुरक्षित रहे और हमें कुछ रिटर्न भी मिलता रहे, हमारा प्रॉफिट भी होता रहे। पर अगर आप जो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जो फैक्ट्री बनाते हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट खड़ा करते हैं, अगर वहाँ बलवा होने लगता है, अगर वहाँ मैनेजर की पिटाई हो जाती है और वहाँ अगर मशीनरी को तोड़ कर दिया जाता है तो फिर काहे को ऐसी जगह लोग क्यों अपना पैसा क्यों लगाएंगे? इन्वेस्टमेंट तो वहीं होगा ना जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे। तो इस देश की आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है, अपरिहार्य है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देश में अच्छी हो। तो आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, पुलिस सुधार आवश्यक है। इसके अलावा अगर एक और दृष्टिकोण में जोड़ दूं, देश में आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं देख लीजिए, कश्मीर की समस्या है, नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपल इंसर्जेंसीज चल रही हैं, इधर सेंट्रल इंडिया में माओवादियों के आंदोलन चल रहे हैं। इनको नियंत्रण में लाने के लिए, इन पर काबू पाने के लिए एक आपको आधुनिक पुलिस बल की आवश्यकता है। वो आधुनिक पुलिस बल नहीं होने के कारण, इंटेलिजेंस विभाग की कमजोरी और अपने बल की कमजोरी के कारण ये सब पनपते जा रहे हैं और इतना लंबा खिंच रहे हैं। अगर एक आधुनिक पुलिस बल खड़ा हो जाए तो इनको भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, इनके लिए एक सीमा खींच सकते हैं कि आप मतलब इससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। तो आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं से निपटने की दृष्टि से देखें, कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि पुलिस में सुधार लाया जाए। तो अब सवाल है सुधार क्या लाया जाए? अब देखिए, पुलिस सुधार के बारे में ऐसे तो नेशनल पुलिस कमीशन हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। हमारे लिए पुलिस विभाग के लिए गीता जो है वो नेशनल पुलिस कमीशन की 8 रिपोर्टें हैं। मैंने भी जब रिपोर्ट के लिए अपनी पिटीशन बनाई तो मैंने भी नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में जो संस्तुतियां की गई थी उसी को आधार लेकर मैं चला। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई ये प्रकाश सिंह के दिमाग से पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें इन्होंने निकाली हैं और इन्होंने करवा दिया और पुलिस विभाग का नुकसान हो रहा। अरे मैंने अपने दिमाग से कुछ नहीं निकाला है। मैं तो बस यही कहूंगा कि पिछले 50 वर्षों में पुलिस पर जो कुछ लिखा गया, अलग अलग स्टेट पुलिस कमीशन ने जो कुछ संस्तुतियां की, नेशनल पुलिस कमीशन ने जो कुछ लिखा, उन सबका लब्बो लबाब, उन सब
सबका निचोड़ मेरे पिटीशन में था। और उस पिटीशन को मैं फिर सुप्रीम कोर्ट ले गया 1996 में। 1996 के बाद 10 वर्ष तक ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2006 में उनका एक ऐतिहासिक डायरेक्शंस आए और उसके बाद 15 साल और बीत गए। डायरेक्शंस के बारे में बहुत संक्षेप में उन्होंने 3 संस्थागत परिवर्तन की बात की थी। उन्होंने एक कहा था, एक तो ये कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का उद्देश्य ये था कि वो राज्य पुलिस और राज्य सरकार के बीच में एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करे। शॉक अब्जॉर्बर से मेरा मतलब ये है कि वो एक तरफ तो ये सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके पुलिस के दैनिक कार्यों में दखल नहीं देता, और दूसरी तरफ पुलिस विभाग पर वो ये कंट्रोल रखे कि भाई पुलिस विभाग भी अब जो कानून की सीमा है उसी के अंतर्गत, उसी के अंदर रहते हुए काम करे। तो दोनों के बीच, दोनों को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के गठन की बात की गई। फिर दूसरा था पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड। एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में डायरेक्टर जनरल पुलिस और 4 अन्य सीनियर पुलिस अधिकारी थे उसके सदस्य, और ये था कि पोस्टिंग ट्रांसफर का जो मामला है, ये सब मामलों में ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड ही इसको तय करेगा। कम से कम डिप्टी एसपी और उसके नीचे तक के जो अधिकारी हैं उसके बारे में तो उसको पूर्णाधिकार होंगे, और उसके जहाँ ऊपर के अधिकारी होंगे उनके बारे में यह है कि आप संस्तुतियाँ दे सकते हैं और आपकी संस्तुतियों पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी, और अगर उससे असहमत होती है तो अपने कारण लिखकर तब उस पर कोई और कार्रवाई करेगी। तीसरी संस्था थी वो पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। अब पुलिस विभाग के खिलाफ शिकायतें तो बहुत होती हैं, शिकायतों के निस्तारण के लिए भी बहुत सारी संस्थाएं ऑलरेडी फंक्शन कर रही हैं, और राज्य पुलिस बार बार कहते हैं कि साहब बहुत सारी संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं। पर यह है कि उन संस्थाओं के रहते हुए भी आखिर शिकायतों से आदमी संतुष्ट नहीं है कि उनका निस्तारण सही ढंग से नहीं हो रहा, और पुलिस अधिकारी अक्सर जो गलत काम करने के बाद भी बच जाते हैं। तो फिर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य स्तर पे और हर जिले में एक कंप्लेंट्स अथॉरिटी हो। राज्य स्तर पे तो एसपी है ना, और उसके ऊपर जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो, और जो नीचे के अधिकारी हों, डिप्टी एसपी और अराजपत्रित अधिकारी हों, वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी द्वारा हो। तो ये 3 संस्थागत परिवर्तन किए गए थे। इसके अलावा जो आज का विषय है कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का काम सेपरेट किया जाए, फिर यह था कि डायरेक्टर जनरल पुलिस की नियुक्ति कैसी हो, और नियुक्ति होने के बाद 2 साल का उनका कार्यकाल हो। अन्य अधिकारी जो ऑपरेशनल असाइनमेंट्स में हैं उनको भी 2 साल का कार्यकाल मिले। ये सब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे, 2006 में उन्होंने दिए, और ये निर्देश उन्होंने एक तरह से कहिए कि नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट्स को, जो मैंने जामा पहनाया अपने पिटीशन में, उसी को लागू करने के लिए थे। अब सवाल यह है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए 15 साल बीत गए, कुछ अब सतपाल जी ने कहा 10% प्रगति हुई है। अलग अलग लोगों का एस्टिमेट अलग अलग हो सकता है, पर जो लोग ये समझते हैं कि साहब कोई प्रगति नहीं हुई, वो भी बहुत धोखे में है और बहुत गलत। देखिए, पहली बात तो ये कि पिछले 15 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के दबाव से आप किसी स्टेट की आप एफिडेविट जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी है उसको निकाल लीजिए, तो उस एफिडेविट के अध्ययन से आपको ये लग जाएगा कि ये कम से कम कागज पे यह दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि उस पालन करने में मक्कारी कर रहे हैं, धूर्तता कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, और किसी न किसी तरह से उस ऑर्डर को डाइल्यूट कर रहे हैं। परंतु हर स्टेट ये कहते हैं कि साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो कम से कम उनको एक स्वांग रचने के लिए ही एक मजबूरी हो गई है। मतलब स्वांग तो इसलिए कि मतलब वो उनमें सिंसियरिटी नहीं है, पर वो खुलेआम ये कहते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई राज्य सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि कहे कि हम इसका अनुपालन नहीं करेंगे। सब सरकारें कहती हैं हम तो अनुपालन कर रहे हैं। दूसरी बात, 18 राज्यों ने आखिर नए पुलिस एक्ट बनाए हैं। 1861 के पुलिस एक्ट के बदले एक दूसरे एक्ट बनाए। अब ये दूसरी बात है कि इस एक्ट को बनाने में भी एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई है, और एक्ट बनाने में चालाकी ये हुई है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में एक हिस्सा ये था कि ये आदेश तब तक लागू होंगे जब तक कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार अपने कानून नहीं बना लेते हैं। तो राज्य सरकारों ने इस कैविएट का फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा भाई कानून बना लो, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण से बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी कानून बना लिए और ये कह दिया कि अब तो हम कानून बना लिए, और अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हमारे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में ही था। और कानूनी स्थिति यही है कि सुप्रीम कोर्ट जहां लेजिस्लेटिव वैक्यूम हो, यानी जहां पे कोई कानून अभी नहीं है, तो उसके लिए निर्देश दे सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती।
तो ये 18 प्रदेशों ने कम से कम वो भी दिखाने के लिए नए कानून बनाए हैं। ये दूसरी बात है कि नए कानून को बनाने में भी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई है और जहाँ तहाँ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को अमेंड किया गया है, डाइल्यूट किया गया है, सबवर्ट करने की कोशिश की गई है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि कम से कम देश की आम जनता अब ये समझने लगी है, कम से कम जो लोग थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं, सबको ये अब मालूम हो गया है कि पुलिस सुधार नाम की कोई चीज़ है। और और जब भी कोई गड़बड़ी होती है पुलिस से संबंधित, वो क्या दिल्ली में हो, क्या वो हैदराबाद में हो, क्या वो बेंगलोर में हो, कहीं भी हो, तो आप बड़े-बड़े अखबारों के एडिटोरियल निकाल लीजिए, हर जगह सब लोग यही कहते हैं कि भाई पुलिस सुधार नहीं हो रहे हैं, इसलिए पुलिस में गड़बड़ियाँ होती जा रही हैं। तो कम से कम आम जनता के मस्तिष्क में, उनके ज़हन में ये बात आ गई है कि पुलिस सुधार नाम की कोई चीज़ है, इसके बारे में एक जनता जागरूक हो गई है। और एडिटोरियल में तो निकलता ही है, आप ट्विटर पढ़िए, सोशल मीडिया देखिए, वहाँ भी जगह-जगह लोग कहते हैं कि देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था प्रकाश सिंह के मामले पर, उस पर अनुपालन नहीं हुआ, इसीलिए पुलिस ने यहाँ बर्बरता की, यहाँ किसी को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया, वगैरह-वगैरह, कुछ न कुछ। तो पुलिस सुधार आज की तारीख में पब्लिक कॉन्शियसनेस में आ गया है, इसके बारे में एक जन जागृति हो गई है। मेरे एक मित्र ने, जो बाद में मिनिस्टर हो गए थे आंध्र में, अनडिवाइडेड आंध्र में, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इलेक्शन स्पीचेस में हमारे केस में जो जजमेंट हुआ था उसका उल्लेख सुना कि भाई देखिए, पिछली सरकार ने इस जजमेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की प्रकाश सिंह वाले मामले में, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। ये इलेक्शन स्पीच में ये सब बात हो रही थी। तो मतलब एक जागरूकता हो गई है। और मतलब एक नेशनल पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी पुलिस रिफॉर्म की बात की। ये दूसरी बात है कि वो बात करके उसके बाद भूल जाते हैं। और मतलब भारतीय जनता पार्टी ने भी पुलिस सुधारों की बात अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में की है, अब पर उन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया, ये एक अलग बात है। तो अब कम से कम एक तरह से लोगों के मस्तिष्क में, लोगों के जहन में, लोगों के मनोवैज्ञानिक ये एक समझ में आ गया है कि पुलिस सुधार एक आवश्यक चीज़ है और इस दिशा में काम होना चाहिए, और नहीं काम होने की वजह से ही पुलिस के खिलाफ समय-समय पे आलोचना बनती है। तो ये एक इंटेंजिबल गेन है, परंतु एक बहुत बड़ा गेन है। और जब जनसाधारण इस बात को समझने लगेगा, तो आप ये मान के चलिए कि धीरे-धीरे ये गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पुलिस सुधार का मामला है, ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ये पहिया चल पड़ा है, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये इसका जो मतलब इसका पूरी तरह से संपूर्णता में अनुपालन और इसके रास्ते पे चलना, हो सकता है इसमें 10 साल और लग जाए, 20 साल लग जाए, हमारे जीवन काल में नहीं हो, कोई बात नहीं, पर ये एक न एक दिन ये होकर रहेगा। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो हम एक आधुनिक भारत, एक सशक्त भारत भी नहीं बन पाएंगे। तो पुलिस सुधार में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस वो अत्यंत आवश्यक हैं। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई मेरे दिमाग का खुराफात नहीं है। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैंने लिखे हैं वो वही हैं जो अलग-अलग पुलिस कमिश्नरों ने पिछले 50-60 वर्षों में जो संस्तुतियाँ की थी, उसी का निचोड़ कहिए, कहिए कि उसका जो अमृत निकाल के मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जैसे का तैसा लागू कर दिया है। तो हमें ये आशा है कि पुलिस सुधार की दिशा में बराबर प्रगति होती रहेगी और राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में जो पूर्वाग्रह है, जो ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में जो संशय है, वो धीरे-धीरे या तो दूर होगा या पब्लिक के प्रेशर में उन्हें उससे ऊपर उठकर पुलिस सुधार की दिशा में देश को ले जाना पड़ेगा। ये मेरी आशा है और आपने इस विषय पे चर्चा की है, इसके द्वारा लोगों तक ये संदेश पहुँचाएँगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आपने जो बात कही है वो मुझको अगर सार संक्षेप में कहना हो तो वो ये कि फ्लाइट सीम्स टू बी डिलेड बट टेक ऑफ इज श्योर। आज नहीं तो कल ये अपने अंजाम तक बात जरूर पहुंचेगी जो शुरू हुई है, और इस लिहाज से हमको हमेशा इस बारे में आशान्वित रहना चाहिए। और जैसा प्रकाश सिंह सर कह रहे हैं, इसका जिक्र होता है, अब इसका तस्करा होता है। अब अभी जब परमबीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रेड्डी और जस्टिस कौल ने इसका हवाला दिया कि क्यों नहीं हो रहे हैं और अगर रिफॉर्म्स हो, सुधार हो तो ये नौबत ना पहुंचे, तो जाहिर है इसका अगर ये बार बार रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, बार बार लेकर इसको बात हो रही है, जनजागृति हो रही है, लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है, तो ये अब होना अवश्यम भावी है। बस वक्त कितना लगता है ये देखना होगा। और उसमें भी जब प्रकाश सिंह साहब को ये समझाना पड़ रहा है कि देखिए हम अपने भले के लिए कर रहे हैं, अपने देश को ही सशक्त करने के लिए कर रहे हैं, अगर बाढ़ को मजबूत नहीं करेंगे तो खेत को खतरा रहेगा। लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि बाढ़
खेत को खाती रहे या बाढ़ जिस लिए बनाई जाती है वो बाढ़ बाढ़ ना रहे। अब जरा हम चलते हैं राजीव जी के पास। वो सर्व कर रहे हैं आज भी डे इन डे आउट बेसिस पे, वो किस तरीके की समस्याएं देखते हैं उनके पास चलकर समझते हैं, और खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को और इन्वेस्टिगेशन को क्या सेपरेट कर देने से बहुत फर्क आ सकता है पूरे सिनेरियो में, ये भी जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राजीव सर। धन्यवाद दिनेश जी। जो आज का, मैं अपने आप को लिमिट रखूंगा, जो आज का विषय है कानून व्यवस्था और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कैसे वो अलग रहे, और ये एक रिफॉर्म्स की तरफ उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपी में एटलीस्ट जनवरी 2020 में सरकार ने ऑलरेडी इस विषय में पॉलिसी डिसीजन ले लिया है, और 23 जनवरी 2020 को इस चीज को इन्वेस्टिगेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को अलग अलग कर दिया गया है। न केवल उसमें बड़े विस्तृत ढंग से कि क्या इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज क्या करेंगी और थाने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन का क्या काम होगा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या काम होगा, बल्कि उस इन्वेस्टिगेशन को कायदे से क्रियान्वित करने के लिए करीब 1400 इंस्पेक्टर्स की पोस्ट और उसी के सापेक्ष बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ है उनकी पोस्ट को सैंक्शन करते हुए उनको वहां पोस्ट भी कर दिया है। तो अब इशू एज फार एज यूपी इज कंसर्न्ड एंड एज फार एज दिस रिफॉर्म इज कंसर्न्ड, इशू अब ये नहीं रह गया है कि क्या ये बेहतर है कि क्या ये बेहतर नहीं है। इशू अब ये है कि अब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद इससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या हम अभी इस स्थिति में हैं कि 1 साल सवा साल के इस सुधार के बाद इससे जो भी निष्कर्ष निकले हों या जो भी इसके आउटकम्स आए हों उनके बेसिस पर हम ये मेजर कर सकें कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं या अभी इसमें और समय लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसमें जो हमारे अधिकारी, जो हमारे कर्मी, पुलिसकर्मी इसमें दोनों अलग अलग विंग्स में हैं, तो उन्होंने इस सुधार के सापेक्ष किए गए कार्य को, उसमें उन्होंने कितना मेहनत से इसको सफल बनाने की दिशा में आगे प्रयास किया है। तो अब इन बिंदुओं पर मैं बारी बारी से आना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जैसा कि अभी प्रकाश सिंह सर ने कहा और उससे पहले सत्यपाल सिंह सर ने कहा कि अल्टीमेटली पुलिसिंग का जो फाइनल आउटकम है वो 2 प्रकार से मापा जा सकता है। एक, पब्लिक सेटिस्फेक्शन उनके उस एक्शन से कितना है, और दूसरा वो कानून रूल ऑफ लॉ को बढ़ाने में कितना मददगार है। तो इन दोनों ही चीज़ों में जो एफिशिएंसी है पुलिस की या इफेक्टिवनेस है पुलिस की, जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है। तो उस क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अगेन उसको मापने के लिए कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि हमारी जो विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था में सारे मामले 100% मामले न्यायपालिका के पास जाते हैं, जहां पर उनकी समीक्षा होती है, उसके आधार पर उनका निर्णय होता है। पुलिस संभवतः अकेला ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से किया गया उनका प्रत्येक कार्य 100% कार्य इज अंडर स्क्रूटनी बाय जुडिशरी, बिकॉज एवरी इन्वेस्टिगेशन फाइनली गोज टू अ ट्रायल। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है कंप्लेनेंट्स का या जो रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया ये कदम है, अब इसके बारे में अभी इसके आउटकम के बारे में, क्योंकि अभी मात्र 1 साल हुआ है और अभी बहुत सारे मामलों में, आई वुड से अबाउट 95% मामलों में अभी जुडिशरी के जजमेंट्स नहीं आए हैं, जो मुकदमे पिछले साल में कायम हुए थे और उनमें इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको करने से वास्तव में क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट आया है। बट एज ए एक्टिव प्रैक्टिशनर ऑफ पुलिसिंग मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इससे डेफिनेटली जो हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ है उनके कार्यप्रणाली में ज़्यादा फोकस आया है। इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बाकी अंग हैं पुलिसिंग के, जैसे ट्रेनिंग का अंग है, मैं यहाँ पर अभी आगरा में एडीजी जोन के पद पर तैनात हूँ। इससे पहले मैं एकेडमी में, पुलिस एकेडमी, यूपी की पुलिस एकेडमी है, वहाँ पर डायरेक्टर के पद पर था, करीब 1 सवा साल वहाँ पर था। तो मैंने देखा कि पिछले मतलब ट्रेनिंग में जो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, कोरोना के माहौल के होने के बावजूद भी जो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो नंबर्स थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ में
किसी भी एक्सपर्टीज को हासिल करने के लिए वो ट्रेनिंग न केवल आवश्यक है बल्कि बार बार ट्रेनिंग करना आवश्यक है। तो पहली बात तो मैंने ये कही कि आपसे कि ये जो इसका जो सुधार हो गया है ऑलरेडी यूपी के परिप्रेक्ष्य में, ये ऑलरेडी एक सुधार हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत में दिनेश जी ने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो एटलीस्ट इस ख्वाहिश को यूपी में इम्प्लीमेंट ये हो चुकी है और अब इसके आउटकम का वेट करना है हम लोगों को। तो ये आउटकम के लिए मैं समझता हूँ कि 1 साल 1.25 साल थोड़ा कम समय है। वैसे भी पिछले 1-1.25 साल में कोरोना का काल रहा है और कोरोना के बारे में, कोरोना के दौरान जो पुलिस की जो कार्य थे वो उन्होंने एक नया आयाम ले लिया। उन्होंने एक नया आयाम ले लिया और उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए जो कि पहले कभी हमने सोचे भी नहीं थे कि पुलिस उन कार्यों को करेगी। और इसलिए अभी अगर प्योरली हम अपने सब्जेक्ट की बात करें जो आज का विषय है, इसमें इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर के सेपरेशन का कार्य हो गया है। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, मैन पावर इत्यादि इत्यादि होना था वो हो चुका है। प्रत्येक थाने स्तर पर इसकी कार्रवाई हो चुकी है। अब इसके आउटकम के लिए हम लोगों को 3-4 चीजें करनी चाहिए आउटकम मेजर करने के लिए, कोर्स करेक्शन के लिए, कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपेक्षाओं के अनुसार या जनमानस के अपेक्षाओं के अनुसार। तो 3-4 तरीके का हम लोगों को इसमें स्टडी और रिसर्च करने की आवश्यकता है जिससे कि आवश्यकता अनुसार इसको कोर्स करेक्शन किया जा सके। सबसे पहले जो हमारा जो डेटा कलेक्शन का मैकेनिज्म है वो हमारा बड़ा ट्रेडिशनल एक मैकेनिज्म है। मतलब मैं पिछले 30 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ, तो लगभग आई वुड से कि 80% जो डाटा कलेक्शन है हम लोग का वो ट्रेडिशनल वे में, कंपेरेटिव डेटा, कंपेरेटिव क्राइम, इन्वेस्टिगेशन, कंप्लीशन, ऑल दीज थिंग्स वगैरह जो हमारा 30 साल से चल रहा है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को लाने की आवश्यकता है और जिसको कहते हैं पब्लिक सर्वे। आप देखिए कि जितने भी आपके एडवांस्ड मुल्क हैं, उन सभी एडवांस मुल्क में जो जहाँ पर डेमोक्रेसी का या रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स अच्छा है, वहाँ पर पब्लिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है पुलिस की परफॉर्मेंस को मेजर करने का या पुलिस के बारे में किसी भी पॉलिसी गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने का। तो ये चीज इंस्टीट्यूशनली अभी हमारे पूरे मुल्क में ही मैं कहूँगा कि पब्लिक सर्वेस का एक इंस्टीट्यूशनल अभाव है। इंडिविजुअल लेवल पर कुछ स्टेट्स में या कुछ जिलों में या कुछ अधिकारियों ने इसको इनफॉर्मल बेसिस पर या फॉर्मल बेसिस पर कराया है और उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। तो ये डेटा कलेक्शन जो है पब्लिक सर्वे के माध्यम से मालूम पड़ सकता है कि पब्लिक का सेटिस्फेक्शन लेवल इस पर्टिकुलर सुधार के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद इम्प्रूव हुआ है, वहीं पर है या नीचे आया है। उसके बाद ही हम लोग इसमें कुछ कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा जो मेन कंपोनेंट है कि इसकी क्वालिटी में, हालांकि क्वालिटी का एक सुपरविजन का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है कि जो आईओ हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर सुपरवाइज भी करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अल्टीमेटली किसी भी इन्वेस्टिगेशन की सक्सेस इस बात में निहित है कि कोर्ट में उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निर्णय हुआ। तो इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक 95% केसेस हैं, उन 95% केसेस में चाहे तो मैंने कुछ डेटा मंगाया भी था, चाहे तो वो कोरोना की वजह से अधिकतर समय कोर्ट उतना समय नहीं दे पाई, खासतौर से लोअर कोर्ट्स उतना समय नहीं दे पाई और समय नहीं खुल पाई, ये केस सुने जा सकते। परंतु जो कुछ ऐसे फोकस एरियाज थे जिसमें शासन के लेवल पर भी और हमारे नेतृत्व के लेवल पर भी ज्यादा फोकस था, जैसे पॉक्सो एक्ट के केसेस। तो पॉक्सो एक्ट के केसेस में देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जिसमें 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में सजाएं हो गई। तो पॉक्सो एक्ट के केसेस में जो मेरे पास डेटा है उसमें ऑलमोस्ट 47-48% सजा का रेट है और सजा भी बहुत जल्दी हो रही है और बहुत ही कठोर सजाएं हो रही हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, एटलीस्ट इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि पॉक्सो एक्ट की इन्वेस्टिगेशन का ये एक इंडिकेशन है कि बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है और जो उसका जो आउटकम है, रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ उसके जो कोर्ट में ट्रायल्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये 3-4 बातें थी मैं कहना चाह रहा था रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ टुडे। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं सबसे पहले धन्यवाद भी दूंगा, फाइनली मैं धन्यवाद भी दूंगा श्री राजेंद्र पुनेठा फाउंडेशन को और आईपीएफ को कि उन्होंने इतने सामयिक विषय पर इस चर्चा को रखा है
और इस सुधार को यूपी में ऑलरेडी हम को लागू किया जा चुका है, और इसमें आगे क्या कोर्स करेक्शन होने की आवश्यकता है, नहीं है, या कैसे होना है, उसके लिए हम लोग लगातार सतत प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद। वेल बिगन हाफ डन। अगर ये शुरुआत हो गई है और अच्छी शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से फिर इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जैसा प्रकाश सिंह जी कह रहे थे कि कई जगहों पर चीजें हुई शुरू, लेकिन कागजों पर नजर आती हैं, धरातल पर कितनी हैं, इसका इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। और उसी बात पर राजीव जी जोर दे रहे थे कि इसके लिए सर्वेज होने चाहिए, देखना चाहिए कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। हमको वो पैरामीटर्स तय करने चाहिए जिनसे ये तय हो कि आखिरकार हम जो चाह रहे थे वो मिल भी रहा है कि नहीं। इससे इसके लिए कुछ इंतजार होगा। लेकिन अभी वो लोग जो धारा के साथ चलते हुए देखते रहे कि हो क्या रहा है एक्चुअली, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, और जब आप कई हाई प्रोफाइल केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर कई तरह के दबाव भी होते हैं। इन्वेस्टिगेशन उस दौरान करना और सही कर ले जाना ये अपने आप में चुनौती होती है। अब मैं के गौतम जी को बुलाऊंगा। पुलिस ऑफिसर रहे, डीएसपी के तौर पर उन्होंने काम किया, कई महत्वपूर्ण केसेस को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। उनका अनुभव मैं समझना चाहता हूं, क्या पहले उन्होंने पाया, क्या आज वो देख रहे हैं, और इन दोनों के दरमियान उन्होंने क्या महसूस किया इन्वेस्टिगेशन के तौर पर विजावी रिफॉर्म्स। सर। सबसे पहले राजेंद्र पुनेठा जी को बहुत सादर नमन। अनुराग पुनेठा जी ने बहुत अच्छा काम किया है ये मीटिंग रख के और विचार विमर्श जो करा रहे हैं। मैं अपने सभी आदरणीय अधिकारियों को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ कि इनके साथ बैठा हूँ और निर्णय हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। आदरणीय प्रकाश सिंह जी ने पुलिस सुधार के लिए शुरुआत की और मैं उसमें कई बार कोर्ट में भी साहब के साथ रहा और मैंने ये देखा कि जितनी शिद्दत, मेहनत, लगन के साथ प्रकाश सिंह जी ने इसको अंजाम तक पहुंचाया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं और पूरा पुलिस महकमा उनका सदैव ऋणी रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस सुधार के बारे में जागृति तो हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है और राजनीतिक लोगों के लिए शायद ये अपने शासन तंत्र में बाधा समझते हैं पुलिस सुधारों को, इसलिए इसमें प्रेशर और बनाना पड़ेगा। मैं तो अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रकाश सिंह साहब इसमें उतनी ही ताकत से लगातार लगे रहें और भी अगर जरूरी समझे तो और कुछ ऑर्डर कराते रहें कोर्ट से। मैं इस बात पर जो अभी मुझे कहा गौतम जी ने, दिनेश गौतम जी ने, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत अरसे से इसकी जरूरत हो रही थी, खास तौर से यूपी में, बल्कि पूरे देश में ही, कि इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर को अलग कर दिया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की भी, शासन की, प्रशासन की प्राथमिकता में आ जाता है। कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं जुलूस हो रहा है, आंदोलनकारी कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं लाल किले पे चढ़ गए हैं, कहीं और कोई हरकतें कर रहे हैं, तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट उसमें लग जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को नंबर 1 पर लेके पूरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो अच्छे अच्छे अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगा दिए जाते हैं, एसएचओ बनाए जाते हैं, एसओ बनाए जाते हैं, चौकी इंचार्ज बनाए जाते हैं, जो बेहतर से बेहतर होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा काम करने वाले, ज्यादा बुद्धिमान। अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ तवज्जो उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अपने आप सेकंड प्रायोरिटी में आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, उस शहर को बचाना है, आगजनी को बचाना है, और दुनिया भर के जितने आंदोलन हैं, जुलूस हैं, धार्मिक जुलूस हैं और जुलूस हैं, उनको कंट्रोल करना है। अगर वो अनियंत्रित हो गए तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसलिए सारी पुलिस उसमें लग जाती रही है। तो पहले तो यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और शासन इसके लिए बधाई का पात्र है कि इन्होंने दोनों विंग को अलग अलग कर दिया है। अब उसमें कुछ छोटे से सुझाव हैं, आदरणीय राजीव कृष्ण जी बैठे हुए हैं, अगर वो ठीक समझे तो इस पर विचार करें।
कि जो इन्वेस्टिगेशन है विंग, उसके पास बहुत दिक्कत है, उनको गाड़ी नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, कई बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक आध सिपाही मिलता है, वो भी नहीं मिलता, तो कहीं गिरफ्तारी करनी पड़ जाती है, फोर्स की डिमांड रहती है। इसको और ज्यादा ताकतवर बनाएं और इनके लिए ऑफिस भी अलग करें, थाने के अंडर के बजाय क्राइम ब्रांच नाम से या कोई और चीज से, जिससे इन्वेस्टिगेशन वाला ठीक से काम कर सके, उन पर गाड़ियां हों, उनके पास अच्छे हथियार हों, उनके पास मोटरसाइकिल्स हों और उनको फोर्स भी पूरा मिले, जिससे कि वो उन साधनों का उपयोग करके त्वरित गति से मौके पर पहुंचे। इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी जाएगा आईओ, उतनी जल्दी उसे सबूत मिल जाएंगे। अगर वो देर करेगा तो मौके पर सबूत मिट गए होंगे। कई केसेस ऐसे हुए कि जिनमें पुलिस ने थोड़ी देरी की तो वहां फिंगरप्रिंट भी गायब हो गए, वहां से और तमाम चीजें गायब हो गई हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है या जो वहां के लोग हैं या जो विंग है, वो बहुत ही फुर्तीली, अच्छे अधिकारियों के साथ, अच्छे संसाधनों के साथ, अच्छे हथियारों के साथ, वेल इक्विप्ड करके उसको रखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये बहुत अच्छा काम हुआ है और इस तरह से पुलिस सुधार में बहुत फर्क आएगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इन्वेस्टिगेशन को प्रेशर करके कुछ वरिष्ठ राजनेता उसको ट्विस्ट कराना चाहते हैं। उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अपने मातहत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको बल देना है, उनको उस प्रेशर से मुक्त रखना है, तब और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मेरा ये कहना है सर कि इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो वहाँ अच्छे अच्छे अधिकारी पोस्ट करें, उनको सुविधाएं दें, उनको साधन दें, गाड़ियां दें, हथियार दें और चीजें दें, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एक मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो एसएचओ रहा हूँ, डिप्टी एसपी रहा हूँ, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, हमारे स्टाफ की बहुत हालत खराब है, उनके रहने की जगह बहुत खराब है, उनके बैरेक्स, उनके मैस, उनकी सुविधाएं, हम उनको सख्ती से टाइट करते रहते हैं, ये नहीं किया, ये नहीं, लेकिन उनकी सुविधाओं की तरफ भी थोड़ा सा शासन का और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान चला जाए। आप देखते होंगे कहीं जाते हुए पुलिस चौकियां इस स्थिति में पहुंच गई हैं कि वहां पुलिस चौकियों पे वॉशरूम्स नहीं है। अब लेडीज पुलिस भी रहती है, जेंट्स पुलिस भी रहते हैं, वॉशरूम्स की जरूरत है। तो अगर सिर्फ अधिकारी अपने एसएसपी को कह दें कि वो लोकल मेयर से मिलके या लोकल अथॉरिटीज से मिलके अगर वो चौकियों की हालत ठीक कर दें, तो हम उसी स्टाफ से दुगना काम ले सकते हैं। वहां एक कमरे के बजाय 2 कमरे का जगह बनवा दें, जिसमें कि खाली टाइम में वो सो सकें, आराम कर सकें, वॉशरूम जा सकें, उनको इतनी सुविधाएं करा दें, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा उपकार अपनी पुलिस के ऊपर होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें आएंगे। तो मेरा ये अनुरोध है कि बहुत ऊंचे स्तर पर पुलिस रिफॉर्म हो ही रहे हैं और होंगे जरूर, लेकिन जो नीचे वाला स्तर है सर, उसकी परेशानियां जरूर सुन के उनको दूर किया जाए और उनके स्तर में रहने, सहने, खाने पीने और उनकी छुट्टियों का बहुत अच्छा प्रबंध किया जाए, तो वो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक मैंने ये महसूस किया सर कि कुछ पिछले साल से मैं देख रहा हूँ, 1-2 साल से, कि आप जो पुलिस की कमी थी उसको पूरी कर रहे हैं, बहुत तादाद में सिपाही भर्ती कर रहे हैं, बहुत तादाद में दरोगा भर्ती कर रहे हैं, लेकिन सर उसमें और जरूरत है, स्टाफ की बहुत जरूरत है, स्टाफ बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पुलिस में, लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत अच्छा रहेगा और ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और पुलिस सुधारों के लिए मैं आदरणीय प्रकाश सिंह साहब को पुनः सैल्यूट करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। थैंक यू सर। ग्रेट। कई बार जब हम बड़ी बातें कर रहे होते हैं, बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान होता है, तो कई बार बहुत छोटी समझ में आने वाली लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चीजें होती हैं जिनकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है।
अभी कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत व्यावहारिक हैं। एक स्टेशन ऑफिसर, हाउस ऑफिसर या एक डीएसपी या एक कांस्टेबल आपको जो बता सकता है व्यावहारिक दिक्कतों के संदर्भ में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जाहिर है उस बड़े लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो इन छोटी-छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। अब मैं ज़रा कुछ एक बातें जो मेरे दिमाग में कौतूहल के तौर पर काफ़ी देर से चल रही हैं, क्योंकि अभी इंडिविजुअली तो मैंने सुना कि हमारे सम्मानित अतिथियों ने क्या-क्या कहा। लेकिन अब प्रकाश सिंह सर से मैं ज़रा सुनना चाहता हूँ। अगर सत्यपाल सर हमारे साथ जुड़ गए हों, क्योंकि मुझे बीच में लगा कि शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो उनके पास भी जाऊँगा। लेकिन पहले प्रकाश सिंह सर आपके पास आना चाहता हूँ। अभी आपने मुंबई वाले मसले को भी करीब से देखा होगा। पुलिस महकमा, मंत्रालय सवालों के लपेटे में आया। केरला, वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर यूनियन की बात जब होती है। बंगाल के संदर्भ में बात होती है कि वहाँ जो है वो एक पॉलिटिकल आउटफिट के एक्सटेंडेड विंग्स की तरह महकमा हो गया है। तो ये आपको लगता है कि बस ये अब कुछ मतलब बॉटलनेक्स के बाद हम अब बढ़ रहे हैं उस तरफ जहाँ पे बहुत जल्दी चीजें ठीक होंगी, या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स जाते-जाते जाएंगी? देखिए, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो पहले छोटे स्वरूप में थी और हम उनको देखते थे कि यहाँ पे ये अनियमितताएँ हो रही हैं, यहाँ पैसे की वसूली हो रही है। अब जैसे-जैसे चूँकि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है और मैं समझता हूँ नेताओं की लालच बढ़ रही है, उनकी आवश्यकता बढ़ रही हैं, तो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। पहले जहाँ हज़ारों में बातें होती थी, अब वहाँ लाखों और करोड़ों में बात पहुँच गई है। और मुंबई में जो कुछ हुआ उससे यही लगता है कि वहाँ का जो व्यवस्था है, पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने पुलिस को बजाय इसके कि एक सेवा का माध्यम, उन्होंने उसको एक एक्सटॉर्शन का एक ज़रिया बना लिया और उसके द्वारा अपने पार्टी फंड में पैसे की उगाही होने लगी। तो ये सब इस दिशा में पुनः आपका ध्यान ले जाता है कि जब तक ये जो पॉलिटिकल कंट्रोल है या एक्सटर्नल कंट्रोल है पुलिस पर से नहीं हटेगा और जब तक इनको अपनी एक कार्योत्तर स्वायत्तता नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी। और बंगाल के बारे में आपने कहा, देखिए बंगाल क्या कई प्रदेशों में यही हाल है कि नेता अपने क्योंकि पॉलिटिक्स इस देश की गंदी होती जा रही है। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर ये स्थिति नहीं बदली तो आप भूल जाइए, एक दिन डेमोक्रेसी इस देश से कागज़ पे रह जाएगी, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनका वर्चस्व पार्लियामेंट में होता जाएगा, तो ये लोग ये पैसे की उगाही करेंगे, सारे गलत काम में पुलिस को लगाएँगे और पुलिस पे इनका पूरा दबदबा रहता है, पुलिस की ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, इनका करियर चौपट कर सकते हैं। तो अधिकांश अधिकारी तो यही कहते हैं, भाई जब हुकूमत यही चाहती है तो हम क्या करें? तो ये हमें इस व्यवस्था में जो संस्थागत परिवर्तन लाने हैं, इनको बाहरी दबाव से एक इंसुलेशन देना है, उससे एक प्रोटेक्शन देना है। बाहरी दबाव से जब तक पुलिस को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये वो एक्सटेंडेड जो आपने कहा ना पॉलिटिकल आउटफिट का एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करेंगे, जैसा कि बंगाल में और कुछ अन्य प्रदेशों में कर रहे हैं। और पुलिस का दुरुपयोग एक एक्सटॉर्शन में हो रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ, एक ये भी होता है, पाप का घड़ा जब एक न एक दिन फूटता है और लोगों का गुस्सा जब इतना हो जाएगा कि वो नेताओं को और अफसरों को दौड़ाएँगे कि या तो तुम हमारी बात मानो और पुलिस में सुधार लाओ, वरना तुम्हारी हम पिटाई करेंगे। शायद वो भी एक दिन आ जाएगा, वो भी एक दिन आएगा, तो फिर लोग मजबूरी में फिर न चाहते हुए भी शायद उनको सुधार की दिशा में कदम उठाना पड़े। तो ये घटनाएँ जो हैं बड़ी अप्रिय हैं, दुखद हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि ये घटनाएँ भी हमें सुधार की दिशा में सुधार की आवश्यकता को और ज़्यादा हमारी ओर उसका ध्यान आकर्षित कर रही हैं और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर पुलिस में सुधार नहीं हुआ, तो ये इस तरह से पापाचार जो है, ये घोर अनियमितताएँ और लूट-खसोट जो है ये चलती रहेगी। ये बात मैं राजीव सर आपसे भी समझना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में जब हम ये कहते हैं कि ये जो सरकार है वो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, तो फिर क्या ये जनता की अपनी जो विल है, जो चीज़ों को लेके क्लैरिटी है, उसमें कहीं अभाव है क्या? ये जो रिफ्लेक्ट करता है एट द एंड ऑफ द डे, जिसमें कहीं बीच में किसी को रिफॉर्म्स के बारे में कहना पड़ता है? या फिर दूसरा पहलू जो कहा जाता है कि
सिर्फ हर चीज को आप ब्लैक एंड व्हाइट में लाके नियम बना बना के नहीं चल सकते। इंस्टीट्यूशन और नियम जब आप बना देते हैं, उसके बाद बहुत कुछ निर्भर इस बात पर करता है कि शीर्ष में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, और वही बैलेंस स्ट्राइक करता है। आप किस बात को ठीक मानते हैं? नहीं नहीं, आपकी दूसरी बात बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी देश के नियम कानून देखें, उन नियम कानून को इम्प्लीमेंट करते समय जो नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति है, उसकी क्या इच्छा शक्ति है, उस संस्था में क्या इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी है, इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये सभी चीज़ें वहाँ की लीडरशिप पे से काफ़ी हद तक डिफाइन होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ कोई देश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर ही हो। लीडरशिप कैन बी एट एनी लेवल। लीडरशिप कैन बी एट दी पुलिस स्टेशन लेवल, अगर हम पुलिस की बात करें तो इट कैन बी एट दी डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरी लेवल पर जो भी अधिकारी जहाँ पर हैं, अगर नेचुरली डेमोक्रेसी में लोगों की बात को अधिकारियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है और अपेक्षाएं भी हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ में। तो ये कहना कि साहब हमसे कोई कहने नहीं आ पाएगा या हमसे कोई कहना नहीं आएगा, तो वो तो लोकतंत्र में संभव नहीं है। परंतु ये काफ़ी हद तक जो कम्युनिकेशन है, जो इंटेग्रिटी है और जो रेपुटेशन है उस अधिकारी की, उस पर मैटर करता है कि वो उनके पास किस तरीके की बातें आ रही हैं, किस तरह की सिफारिश आ रही हैं, और उसके अपने कार्यकलापों पर निर्भर करता है। मैं समझता हूं कि सर प्रकाश सिंह सर यूपी के डीजीपी रहे हैं और बहुत ही अनुभवी, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, कि आपकी ऐसी छवि, किसी भी अधिकारी की ऐसी छवि होती है कि वो अपने आप बहुत सारी चीज़ें उनके पास लोग गलत सिफारिश करने नहीं आते हैं। तो ये तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमने अपनी क्या छवि बनाई है, हमने किस तरह का अपना कार्यकलाप किया है। तो अपने आप चीज़ों का इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो जाती है, अपने आप चीज़ें बेटर हो जाती हैं। उसी जगह पर कोई दूसरे आते हैं जिनकी छवि संभवतः वैसी ना हो, तो फिर उसके बाद उन्हीं नियम कानून के तहत व्यवस्थाएं या डिसीजंस जो हैं वो चेंज होने लगते हैं। तो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनका किस प्रकार का अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना किस प्रकार की अपनी कार्य प्रणाली है, कैसे कम्युनिकेशन है, इत्यादि इत्यादि। ये कमाल की बात। लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूँ, तो फिर क्या असल में इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग, कि रिफॉर्म वो पुलिस में हो, रिफॉर्म हमारी सोसाइटी में हो, रिफॉर्म हमारी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में हो, मीडिया में हो, कहीं पर भी हो, एक्चुअली वो रिफॉर्म हमारे घर से शुरू होता है। मैं एक बार फिर से गौतम अंकल आपके पास आना चाहता हूँ कि क्या वो जिसको हम लोग हमारे परिवारों में संस्कार देने की प्रवृत्तियां, हमारी माँ की हमको कहानी, प्रहलाद की, ध्रुव की, महारानी लक्ष्मीबाई की, फर्ज के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली कहानियां जो हम सुन सुनकर बड़े, जो हमको घुट्टी के तौर पर दी जाती रही, वो बहुत आवश्यक है क्या? क्या वहां से शुरुआत होती है? प्रकाश सिंह सर अब जैसे धारा के विपरीत तैरते हुए एक तरीके से इन्होंने कुछ चीजों को ले जाने, वो कहते हैं कि आसपास में फ्रेटर्निटी में कई लोग ऐसे तो कहते हैं कि काहे को करते हो ऐसा, लेकिन वो क्योंकि वो निर्माण ऐसा हुआ अंदर उनके उनके अंदर, वो सब रगों में बह रहा है, तो वो करेंगे वैसा। क्या असल में फिर वही पारिवारिक संस्कारों पर ये चीजें आ जाती हैं क्या? वहीं से अगर काम शुरू हो तो नेता भी ठीक बनेगा, वहीं से काम शुरू हो तो पुलिस ऑफिसर भी ठीक बनेगा, वहीं से काम शुरू हो तो समाज के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला आदमी ठीक होगा। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि संस्कारों के जरिए अगर अच्छे लोग आएंगे तो समाज अच्छा बनेगा, लेकिन तुरंत जरूरत है सबसे पहले पुलिस में अच्छे व्यक्ति लिए जाएं। जो हमारी चयन प्रक्रिया है उसमें पहले के मुकाबले सुधार हुआ है कि बोर्ड बनाए गए हैं, और पहले हमारे एसपी साहब तमाम सिपाही भर्ती कर देते थे, अब वो भर्ती सिपाहियों की भी स्टेट लेवल पर पहुंच गई है, भर्ती बोर्ड भर्ती करता है हर एक को। उस तरह से फर्क तो आया है, लेकिन अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसको बेहतर बनाने की जरूरत है।
एक मैं छोटी छोटी और एक दो चीजें बताना चाहता हूं जिससे बहुत माहौल खराब हो रहा है डिपार्टमेंट में, कि बहुत से जिलों में राजीव कृष्ण साहब बहुत से जिलों में एसओ थाने का चार्ज संभाले हुए हैं और उनके अंडर में कई इंस्पेक्टर तैनात किए हुए हैं। तो नेचुरली उन इंस्पेक्टर्स में जो एक सब इंस्पेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं उनमें हीन भावना आएगी और वो काम करने के बजाय नेगेटिविटी बढ़ाएंगे। अगर उन कम से कम उस थानों में तो इन इंस्पेक्टर्स को पोस्ट ना किया जाए, उनको चाहे लाइन में रखा जाए या उनसे और कोई काम लिया जाए और कहीं और भेज दिया जाए, क्राइम ब्रांच में रखा जाए, कहीं और रखा जाए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर, इन पर जरूर गौर किया जाए। कभी अगर आप कहेंगे तो मैं वो थाने और जिले ही बता दूंगा आपको कि जिनमें वो लोग तैनात हैं। तो इन चीजों से बहुत ही हालात खराब हो रहा है। वो चीजें आप तक पहुंचती नहीं है, ऊपर तक नहीं पहुंचती हैं, नीचे खत्म हो जाती हैं। एक मेरा ये निवेदन है सर कि बहुत सारे मसले हमारे स्टाफ के सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक ऐसे हैं जिसमें उनको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है और उनकी शक्ति और पैसा भी बहुत व्यय हो रहा है। अगर कोई ऐसा एक ऑफिसर आप डीजी ऑफिस में बिठा दें कि भाई जो तुम्हें ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से कोर्ट जाना है तो सबसे पहले यहाँ आओ, सुनवाई करेंगे अपने स्टाफ की, और उन तकलीफों को अगर ये महत्वपूर्ण बातें गौतम सर ने पॉइंट आउट की। देखिए ये छोटी लग रही होंगी और लग रहा होगा, लेकिन ये वो बारीक फाइन ट्यूनिंग वाले तो वो उन कंपोनेंट्स की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है गौतम सर की तरफ से, जो अगर की जाए और जिनके लिए बहुत बड़े रिफॉर्म के कदम उठाए जाने भी आवश्यक नहीं है, बस थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, तो पूरे सिनेरियो में बड़ा चेंज आ सकता है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा अनुराग को, जिन्होंने ये इसके लिए प्रयास किया, सबसे संपर्क किया, इसको जो आज हम यहाँ पर सब बैठे हुए हैं चर्चा कर रहे हैं, इसको मूर्त रूप देने के लिए जिन्होंने काम किया, अनुराग हैं। और ये असल में अपने पिता के देखे हुए सपने को कदम दर कदम आगे ले जाने का उनका प्रयास है। तो उनको जरा मैं बुलाना चाहूंगा, क्या उनके दिमाग और दिल में था, और साथ ही मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही वो आए हुए सभी मेहमानों को का आभार भी प्रकट करें। अनुराग आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सॉरी, मेरी आवाज अभी नहीं आई, लेकिन मैं दोबारा शुरू जी। दिनेश, चूंकि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं चूंकि बेसिकली एंकर भी हूं और तो कई सवाल मेरे जहन में भी आ रहे थे जो कि प्रकाश सिंह जी ने कहे, राजीव कृष्ण साहब ने कहे, लेकिन उससे पहले अगर सतपाल सिंह जी अपनी एक बार और रख दें, क्योंकि वो सुन के भी गए थे और उन्होंने कुछ बात कही थी, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तो फिर मैं अपनी बात आखिर में रख पाऊंगा। सतपाल जी। देखिए अनुराग जी, सॉरी, मैं थोड़ा सा बीच में मेरा दूसरा एक सेमिनार चल रहा था तो मैं सब लोगों के साथ नहीं सुन रहा। सॉरी, लेकिन मैं ये बातें कहना चाहता हूँ, कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं, और अगर हम लोग हर एक स्टेट के जो डीजी हैं या पुलिस कमिश्नर हैं, कुछ बातें काफी अपने व्यक्तिगत लेवल से हम लोग कर सकते हैं। एक तो जो है अपना, आप लोगों को अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं जब मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना, उससे पहले नागपुर का पुलिस कमिश्नर था, और मैंने बनने के बाद हर शनिवार को मैंने जनता दरबार लगाता था। जनता दरबार में क्योंकि पुलिस कमिश्नर खुद जाता था, हम लोग उससे 3 दिन पहले हम लोग पब्लिक को, मीडिया को बताते थे कि पुलिस कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कौन किस थाने में जाएगा, जिसको जो भी कोई शिकायत है आ सकते हैं। तो पब्लिक वहां आती थी, उसको हम एडवर्टाइज करते थे, हर एक थाने के सामने मैंने प्रूफ कर पाए थे, हर एक थाने और चौकी के सामने हमारा पुलिस वेबसाइट पर हमारे जो है उसमें लोगों को मालूम चलता था। मैं जब मुंबई पुलिस कमिश्नर बना, उसमें लगभग पुलिस के खिलाफ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है एक इंडिपेंडेंट पुलिस की हम लोग बात करते हैं कि कंप्लेंट हो सकती है बात
मुझको नहीं मालूम है आदरणीय प्रकाश सर जी इस बात को मेरी बात से कितनी बात सहमत होंगे, लेकिन मैं इस बात की इस कंप्लेंट ऑथोरिटी के पक्ष में नहीं हूँ। इसके पक्ष में मैं क्यों नहीं हूँ, मैं उसका कारण बताना चाहता हूँ। उसका कारण ये है, देखिए दूसरे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम लोग ये देखेंगे कि पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट आती है उससे कई गुनी कंप्लेंट दूसरे डिपार्टमेंट की आती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आती है, बिजली डिपार्टमेंट की आती है, पीडब्ल्यूडी की आती है। पुलिस की कंप्लेंट बहुत कम आती है। ऐसे मेरे टीचर में और रेंजू में मैंने ऐसा देखा है, पुलिस की कंप्लेंट लगभग 10 है। आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी ओवरसीइंग सो कॉल्ड वॉचडॉग्स हैं वो पुलिस के ऊपर हैं। हमें कई जो जिसको हम बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं, कई द वीमेन कमीशन है, कई चिल्ड्रन कमीशन है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी मीडिया है, इतने ज्यादा मतलब कमीशन जो पुलिस के ऊपर बैठे, सब केवल पुलिस को सुधार करना चाहते हैं, पुलिस के ऊपर बैठे हुए हैं और किसी डिपार्टमेंट के ऊपर इतना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं अगर हमारे अधिकारी अच्छे हो जाएं, जो केवल मात्र पुलिस के लिए जो कंप्लेंट ऑथोरिटी बनाया जाए, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। हम लोग जो है अपना व्यक्ति अपने उससे अगर हम करें, तो मैं अपना उदाहरण आपको बता रहा था, जब मैंने पुलिस कमिश्नर का पद संभाला मुंबई के अंदर, उस समय पुलिस के खिलाफ लगभग 5000 कंप्लेंट जो हैं लगभग साल भर में अपने होम डिपार्टमेंट या सीएम मुख्यमंत्री के पास पहुंचती थी। जनता दरबार लगाने के बाद ये सब रिकॉर्ड की बात मैं आपसे कर रहा हूं अनुराग जी, ये रिकॉर्ड पर ये बातें हैं। और जब मैंने छोड़ा उस समय जो 5000 से ज्यादा कंप्लेंट थी वो 498 रह गई, मतलब 90% से ज्यादा वो कंप्लेंट खत्म हो गई, 10% भी कंप्लेंट लोगों की नहीं रही। और मैं लोगों को कहता था, बड़े गर्व से कहता था, अगर मैं किसी की बात का जो है समाधान नहीं निकाल सकता, हल नहीं निकाल सकता, फिर हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं सकता। अगर कि पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, हम उसको यहीं पर दूर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है, अगर हम लोग जो इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं, फाइनेंस की जरूरत नहीं, हम लोग वास्तव में अगर ये चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा बने, हम अपने कांस्टेबल को किस प्रकार के प्रतिष्ठा दें। हम लोग जो सीनियर अधिकारी कई बार अपने पब्लिकली जिस प्रकार से कांस्टेबल को जो है हम धमकाते हैं, डांटते हैं। अगर एक कांस्टेबल में कई बार इसको देखा, मैंने अपने उसमें कैरियर इस बात को इस्तेमाल किया है, बाहर का कैसा भी आदमी आएगा वो कुर्सी देते हैं, उसको बैठने के लिए कुर्सी हम लोग ऑफर करते हैं। हमारे एसपी या हमारा आईजी जो है, या हमारा कोई इंस्पेक्टर मिलने आता है, डीएसपी मिलने आता है, वो बेचारा खड़ा रहता है, उसको हम लोग जो है उसको कुर्सी हम लोग ऑफर नहीं करते। मैं इस बार को कई बार कहता था, मैंने राइटिंग में इशू किया, भाई कम से कम उस समय जो है जब पब्लिक का कोई आदमी आपके पास आया हो, बैठा हो, उस समय अगर सिपाही भी आपके ऑफिस में मिलने आता है, उसको भी आप बैठने के लिए बोलिए, उस कुर्सी उस कांस्टेबल की हम लोग उसकी जो है उसकी हम इज्जत रखें। पुलिस लोगों को सुरक्षा भी देती है, पुलिस लोगों को प्रतिष्ठा भी देती है, लेकिन कम से कम अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपने नीचे के लोगों को हम प्रतिष्ठा देना शुरू करें। आज सबसे बड़ी समस्या जो पुलिस डिपार्टमेंट में ये है, जिसको हम बोलते हैं एक लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। ऊपर के अधिकारियों के ऊपर नीचे के जो अधिकारी हैं, नीचे के जो सिपाही हैं, हमारे इंस्पेक्टर हैं, जो मिडिल लेवल ऑफिसर्स हैं, अपने पुलिस लीडर्स के ऊपर उनको भरोसा नहीं रहा। कल को हमसे अगर कोई गलती होगी, क्या हमारे साथ ये लोग खड़े होंगे? हम लोगों को बीच में हम लोगों को छोड़ देते हैं। इसलिए हमको अंदर भी झांकने की जरूरत है। सरकार जो करेगी, लेकिन हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर कितना कर सकते हैं। मैं संक्षेप में ये बातें कुछ अपना रखना चाहता था। केवल मात्र पुलिस को सुधार करने बात नहीं बनेगी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसे मैलिमत कमेटी जो रिपोर्ट आई थी 2003 और 2004 के अंदर, उन्होंने कहा था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम केवल मात्र पुलिस को सुधारने से बात नहीं बनेगी। उसके जितने भी अंग हैं, चाहे उसको प्रोसिक्यूटर्स हैं, चाहे उसको कोर्ट है, जुडिशरी है, ये सब बातों को, जो जेल प्रशासन है, इन सब को भी सुधारने की जरूरत है। तब जाकर के हम जो है जनता को हम लोग न्याय दे पाएंगे और हम लोग डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र की हम लोग ठीक से रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद अनुराग जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। चूंकि समय का भी एक मानदंड है, उसको भी देखना है, और हमने समय लिया था कि हम 5 या 5:10 तक ले पाएंगे। प्रकाश सिंह जी ने कहा था कि हाँ उनको वैसे काम है, लेकिन उनका आभार कि वो टिके रहे, बने रहे और आप दोबारा लौट कर आए। राजीव कृष्ण साहब का चूंकि वो खुद इस समय सर्विंग हैं और उन्होंने इतना समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। चूंकि ये एक सार्थक कोशिश, एक छोटी सी कोशिश थी जिसमें कि कुछ मित्रों ने साथ दिया, और मेरे पिता के बारे में सिर्फ इतना ही था कि वो ये हमेशा कहते थे कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन और इस सब पे काम होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन गिर रही है। आप सब राजी हुए इस छोटे से प्रयास में। ये कठिन डगर होगी, क्योंकि पुलिस पर काम करने के दौरान मैंने जितने भी अपने साथियों से, मीडिया से या नॉन मीडिया लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि बड़ा कठिन है जब सरकारें नहीं सुन रही है पुलिस के बड़े बड़े अफसर्स की। हम प्रकाश सिंह जी को देख रहे हैं कि 2006 यानी 96 ऑनवर्ड्स
ही इज स्टिल ट्राइंग, और अभी बहुत जो कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस वाले स्टेट्स हैं उसके बीच में एक लंबा गैप है, तो तुम कैसे कर पाओगे। लेकिन ये छोटी कोशिश है, आप सबका साथ मिला इस बार, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और ये कोशिश है, जैसा कि मुझे याद है कि जैसे मैंने प्रकाश सिंह जी से बात करी कि क्या इंडियन पुलिस फाउंडेशन के साथ हम जुड़ सकते हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप कर सकते हैं। ये अच्छी उनकी तरफ से पहल रही, उनका भी धन्यवाद। राजीव जी आपका एक बार फिर से धन्यवाद। के गौतम साहब आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने सर्व किया मेरे फादर के साथ में। ये कोशिश है, आपके आने वाले समय भी आपके सहयोग की मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और चूंकि दिनेश गौतम से आग्रह किया था मैंने एंकरिंग करने का, लेकिन उनकी अपनी एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, वो जिस चैनल में काम करते हैं वहां पर उनको काम भी करना था, लिहाजा वो चले गए। तो ये शो भी मैं यहीं समाप्त करूंगा और अपनी टीम से कहूंगा कि सबको हम विदा देते हैं और इस शो को यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार।